मतलब मुंह का छाला भी कैंसर का कारण हो सकता है? बहुत लोगों को मुंह में छाला होता है, हमने देखा है। लोग 6 महीने तक बी कॉम्प्लेक्स टेबलेट खाते हैं। 6 महीने बी कॉम्प्लेक्स टेबलेट खाएंगे और जब आएंगे तो वो हमें पता लगता है कि वो स्टेज 3 स्टेज 4 होता है। क्या लोग छुआछूत जैसा मानते हैं इसको कि मेरे खाना बना के देने से मेरे परिवार में वो कैंसर हो जाएगा क्या? बाकी सब तो ठीक है, पर मेरा जूठा तो कोई नहीं खा सकता है। जैसे वो अपने नाती पोते को गोद में नहीं लेना चाहती क्योंकि उसको लगता है कि कैंसर ट्रांसमिट हो जाएगा उसके। इनिशियल लेवल पे कैसे पता चले एक पेशेंट को कि उनको कैंसर का सिम्टम्स है या हो सकता है? अवेयरनेस किसके लिए? बीमारी के बारे में, अवेयरनेस अपनी बॉडी के बारे में, और अवेयरनेस की हम डॉक्टर को अवॉइड नहीं करें। जो दारू ज़्यादा पीते हैं, जो ड्रिंक ज़्यादा करते हैं, अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, उनका पहला सिम्टम्स क्या होगा? सबसे कॉमन कारण अल्कोहल नहीं है। सबसे कॉमन कारण है वो है स्मोकिंग। टोबैको। अच्छा। द डायरेक्ट जिसका रिलेशन कैंसर के साथ है, या जो बोलेंगे भाई भाई है, वो टोबैको किसी फॉर्म में, या तो स्मोकिंग कर लीजिए, या फिर आप गुटखा खा लीजिए, या फिर आप खैनी खा लीजिए। जो दूसरा है वो ओबेसिटी है, मोटापा। 45 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज अगर आप डेली करें तो दैट कीप्स यू हेल्दी। ब्रेस्ट कैंसर और प्राइमरी सिम्टम्स बताएंगे क्या है? तो ब्रेस्ट में अगर आपको लंप है जिसमें से अगर ब्लडी डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर अगर आप स्मोकर हैं और आपका कफ बहुत दिन से ठीक नहीं हो रहा है। हम लोग ऐसे से मिले जिनको 6 महीने से उन्होंने कफ हो रहा है, एक सीटी स्कैन नहीं करा है। अच्छा, क्या 4th स्टेज से भी पेशेंट का रिकवर होना पॉसिबल है? नमस्कार, जोहार। आप सारे लोगों का काके टॉक्स के इस नए एपिसोड में एक बार फिर से स्वागत है। कैंसर एक ऐसा शब्द जिससे शरीर, रूह, आत्मा और दिमाग तक कांप जाती है। आज हम कैंसर जैसी बीमारी को डिकोड करेंगे, समझेंगे कि क्या हम डर की वजह से मरते हैं या बीमारी की वजह से मरते हैं। हम ये भी जानेंगे कि क्या कैंसर की इलाज इतनी महंगी है कि हम इलाज करवाने के लिए घर, जमीन, जायदाद सब बेच आए और तब भी जीवन बचाना मुश्किल हो जाती है। हम ये भी समझेंगे कि कैंसर के किस स्टेज में क्या क्या चीज़ें हम अपने बॉडी में बदलाव महसूस करते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं, और हम परत दर परत उस हर परत को हटाएंगे जिससे ये समस्या, इस बीमारी और इस गंभीर बीमारी को समझने में हमें परेशानी होती है। आइए समय बर्बाद किए बिना हम स्वागत करते हैं आज के मेहमान का, डॉक्टर सतीश शर्मा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जोहार। पहले बात तो यही हम जानना चाहेंगे, कैंसर डर की बीमारी है ज़्यादा या सच में बीमारी खतरनाक ज़्यादा है? देखिए, एक बीमारी डर की तो है ही, बीमारी खतरनाक है, पर कोई भी खतरनाक चीज़ है तो उससे डर होता है, और ये डर तब बढ़ जाता है जब आपके पास इन्फॉर्मेशन सही नहीं होता, मिस इन्फॉर्म्ड होते हैं लोग। तो जैसा आप स्टार्टिंग में कह रहे थे कि आदमी डर से मरता है कि कैंसर से मरता है, कि पैसे के अभाव से मरता है, कि साइकोलॉजिकल कुछ हो जाता है उसके चलते मरता है। तो अगर इन सबका एग्जाम्पल लेंगे तो लोग बिल्कुल पैसे के अभाव से लोग मरते हैं, मैं इसको झुटलाऊंगा नहीं। बिल्कुल पेशेंट ऐसे होते हैं जो सोसाइटी की वजह से मरते हैं, जिसको कोई ओन नहीं करना चाहता। अब आप बोलेंगे सोसाइटी की वजह से कैसे कोई मर सकता है? तो हमने बहुत बार देखा है कि अगर पेशेंट है, जो कैंसर का पेशेंट है, उसको दबाव बना के या तो अल्टरनेटिव जगह पे उसको इलाज करने के लिए भेज दिया जाता है, या उनका सही इलाज नहीं कराया जाता, तो वो डेथ तो किसी की वजह से, वो डॉक्टर को कभी गया ही नहीं, तो वो डेथ तो सोसाइटी की वजह से हुई। तो सोसाइटी उस चीज़ को कभी ओन नहीं करती। पैसे के अभाव से बिल्कुल होती है कि अगर आपके पास, आपके बहुत लोग को मैंने देखा कि डॉक्यूमेंट्स नहीं बना हुआ है, तो वो ना आयुष्मान के फ़ायदा ले सकते हैं, ना किसी तरह का और हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट का हेल्थ स्कीम है उसका फ़ायदा ले सकते हैं। या फिर अल्टीमेटली पैसे का इससे भी होता है कि अगर कुछ चीज़ जो गवर्नमेंट के स्कीम में नहीं है, तो वो हर एक आदमी का एक लिमिट होता है, तो उस लिमिट के कारण भी लोग एक्सपायर होते हैं। और फाइनली ऑफकोर्स अगर आप 10 कैंसर लेंगे, 10 कैंसर के डेथ्स लेंगे, तो उसमें जो 5 से 6 है वो कैंसर के कारण है, पर 3 से 4 मैं बोलूँगा कि ये लापरवाही, सोसाइटी के मिसगाइडेंस और मिस इन्फॉर्मेशन से। सर, आपने बोला कि सोसाइटी का मिसगाइडेंस है, मिस इन्फॉर्मेशन है। क्या लोग छुआछूत जैसा मानते हैं इसको?
बिल्कुल, मतलब आप आश्चर्यचकित हो। जब मैं लास्ट पेशेंट जो आपके पॉडकास्ट में देखने से आया, उनका स्टेज 1 पित्ताशय का वो एंडोमेट्रियम जिसको बोलते हैं कि गर्भाशय का कैंसर था। उनको हमने ऑपरेट कर दिया। ऑपरेट के बाद उनको रेडिएशन लगना था, रेडिएशन भी लग गया। अब वो हमारे साथ फॉलोअप में, जो भी कैंसर के पेशेंट होते हैं वो फॉलोअप में होते हैं 5 साल तक। तो फॉलोअप में हमें आके पूछ रही है कि रिपोर्ट्स वगैरह सब ठीक है। तो हमने बोला हाँ सारा कुछ ठीक है। और क्योंकि वो गांव की थी तो एक लैंग्वेज बैरियर है, और मैं यहीं लोकल कुज्जू से हूँ, तो मैं खोटा फ्लुएंटली बोलता हूँ जो लोकल लैंग्वेज है मैं बोलता हूँ। तो मैंने उससे बात करना चालू किया, तो उसने अपनी भाषा में बोला कि मैं बाकी डॉक्टर से तो नहीं पूछ सकती, पर मैं आपसे पूछती हूँ कि मेरे खाना बना के देने से मेरे परिवार में वो कैंसर हो जाएगा क्या? तो मैंने कहा किसने बताया ये? तो बोले कि घर के आसपास वाले लोग बोलते हैं। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन है ना। लोग उसके साथ खाना नहीं खाना चाहते हैं, फिर बोलती कि अच्छा बाकी सब तो ठीक है पर मेरा जूठा तो कोई नहीं खा सकता है। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन है। जैसे वो अपने नाती पोते को गोद में नहीं लेना चाहती क्योंकि उसको लगता है कि कैंसर ट्रांसमिट हो जाएगा उसके अंदर, जबकि वो क्योर है और घर का सारा काम कर सकती है। कैंसर तो आदमी ट्रांसमिशन से फैलता भी नहीं है ना, आपके ब्लड से फैलेगा, किसी से नहीं फैलेगा। तो ये इसमें आप सोसाइटी इन्वॉल्व है, इसमें मिस इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व है, और इसमें जो मेंटल ट्रॉमा, अगर आप अपने बच्चों को गोद में नहीं ले सके उसका ट्रॉमा इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। आदमी ठीक होके भी ठीक नहीं है। एक छोटा सा परिचय देंगे हमारे ऑडियंस को कि आपका क्या क्वालिफिकेशन है और आप कैंसर ट्रीटमेंट कब से कर रहे हैं? तो मेरा नाम डॉक्टर सतीश शर्मा है। मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, जो डॉक्टर कैंसर में कीमोथेरेपी, टारगेट इम्यूनोथेरेपी करता है। और मैं डीएम मेडिकल ऑन्को, मतलब मैंने MBBS MD उसके ऊपर DM किया है। और मैं लास्ट 7 to 8 ईयर्स से वी हैव बीन सीइंग कैंसर पेशेंट, हम कैंसर पेशेंट देख रहे हैं। और झारखंड के रेप्यूटेड हॉस्पिटल में आप सर्व कर रहे हैं? हाँ, मैं मणिपाल हॉस्पिटल रांची में हूँ, और RCHRC जो टाटा का हॉस्पिटल है वहाँ पे मैं कर रहा हूँ। और आप बता रहे हैं कि कैंसर छुआछूत की बीमारी नहीं है, कैंसर के पेशेंट को केयर की ज़रूरत है। आप भागिए नहीं और सोसाइटी से आइसोलेट भी मत कीजिए। बिल्कुल नहीं। हमारा एम जो अब आप बोलेंगे कि आपने कैंसर ट्रीटमेंट को कैसे मॉडिफाई किया है, कैंसर ट्रीटमेंट आज से 10 साल और अब आप क्या डिफरेंस लेके आए हैं। तो आज से 10 साल पहले अगर किसी को कैंसर होता था तो हम 21 दिन की छुट्टी देते थे। पेशेंट कीमो लेगा 21 दिन घर पे रहेगा, लेकिन अभी नहीं देते। अच्छा, पेशेंट कीमो लेता है 3 से 4 दिन रेस्ट और फिर वापस काम पे जाने को बोलते हैं, मॉडरेट अमाउंट ऑफ काम। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कैंसर पेशेंट्स हैं CCL में जिनके उनके बॉसेस को पता नहीं है कि इनको कैंसर है। और बहुत बार हमें क्या होता है कि पुलिस के कुछ जवान से जिनको हम ट्रीट करके वापस भेजते हैं, बहुत बार हमें उनको बताना पड़ता है कि अगर वहाँ से कोई रिया है तो आप हमें भेजना कि। तो इस हिसाब से टॉक्सिटीज़ को हमने कम कर दिया है। जो एक कीमोथेरेपी को लेके एक धारणा थी कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिटीज हो जाती है, खड़िया पकड़ लेते हैं, उठे नहीं पाएंगे। मतलब क्या? टॉक्सिटी मतलब साइड इफेक्ट्स, जो आप बोलेंगे तो साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होता है, और साइड इफेक्ट्स को हमने मिनिमाइज किया है। और क्योंकि हर एक पेशेंट का अपना एक बॉडी वेट होता है, एक कीमो सहने की क्षमता होती है, तो इसलिए आप देखे होंगे जब भी आप कैंसर के डॉक्टर के पास जाएंगे बोलेंगे पेशेंट दिखाओ तभी दवाई लिखेंगे, क्योंकि उसके हिसाब से वो डोजेज हमने थोड़ा हम उसमें बुद्धिमान हो गया कि कैसे उसको टॉक्सिटी को कम किया जाए। ओके, नहीं इन सब चीज़ों पे फिर से मैं एक बार आऊँगा। उससे पहले सर ये बताइए कि कैंसर पहली स्टेज में इनिशियल लेवल पे कैसे पता चले एक पेशेंट को या एक व्यक्ति को कि उनको कैंसर का सिम्टम्स है या हो सकता है? तो इसका अगर आप मुझे बोलेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा अवेयरनेस। अवेयरनेस किसके लिए? बीमारी के बारे में, अवेयरनेस अपनी बॉडी के बारे में, और अवेयरनेस की हम डॉक्टर को अवॉइड नहीं करें। तो तीनों में अवेयरनेस ही मैं बोलूँगा। बहुत लोगों मुंह में छाला होता है, हमने देखा है। लोग 6 महीने तक B कॉम्प्लेक्स टैबलेट खाते हैं। 6 महीने? हाँ, 6 महीने B कॉम्प्लेक्स टैबलेट खाएंगे, और जब आएंगे तो वो हमें पता लगता है कि वो स्टेज 3 स्टेज 4 में पहुंच गए। मतलब मुंह का छाला भी कैंसर का कारण हो सकता है? ये वन ऑफ द प्राइमरी सिम्टम्स। अगर किसी को मुंह का छाला है और हम बोलते हैं कि आपको 14 दिन के बाद अगर आपको ठीक नहीं लग रहा तो आपको डेफिनेटली एक है ना FNAC कराना चाहिए। एक बार डॉक्टर को जाके मिले। FNAC मतलब? एक छोटा सा जांच होता है जिसमें हम सुई से लेकर उसको देख लेते हैं, या CT स्कैन या MRI करवा लें। और जैसे आप सफ़ेद पैच है, तो अगर मुंह में आपके सफ़ेद पैच, आप स्मोकर है और मुंह में सफ़ेद पैच है आपके मुंह में, कहाँ पे? मुंह में कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, मुंह के अंदर। अच्छा, अंदर या बाहर? अंदर बाहर कहीं भी। ओके। अगर सफ़ेद दाग है और आप स्मोकर है तो आपको उसके बारे में
डॉक्टर से जाके समझना चाहिए। वो प्री कैंसरस होता है, हम कैंसर होने से पहले इसको पता कर लेंगे। हमने बहुत बार देखा है ब्रेस्ट में लंप है, ब्रेस्ट में गठान है, हाँ ब्रेस्ट के अंदर गठान है, हाँ। लोग 6 महीने या साल भर से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराते रहते हैं या अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, किसी तरह का ट्रीटमेंट कराते हैं, और उसका एक बार भी अल्ट्रासाउंड नहीं होता, उसका बायोप्सी नहीं होता। जब हम सीधे सिटी स्कैन करते हैं तो स्टेज 4 में हमें पता लगता है। तो अवेयरनेस बीमारी के बारे में कि लक्षण क्या है, अवेयरनेस हमको अपने बारे में कि भाई मुझे गठान नहीं था तो कैसे आ गया, और अवेयरनेस आपको कि हमें डॉक्टर के पास जाना है और जांच करके दिखाना है। और आपको एक से संतुष्टि ना हो, 2 को दिखा लीजिए, पर जाइए। अच्छा, स्किन पे भी कोई और इफेक्ट दिखता है क्या अगर किसी को कैंसर का है तो? स्किन जनरली इफेक्ट नहीं दिखता, पर जो स्किन के कैंसर्स होते हैं उसमें आपको अगर अल्सर्स होता है, जैसे किसी को बहुत अल्सर है और ठीक नहीं हो रहा, तो वो कैंसर का रूप ले, क्रॉनिक अल्सर जिसको बोलते हैं, वो एक कैंसर का रूप ले सकता है। वो भी हाँ, कोई कैंसर कहीं भी हो सकता है। हर एक सेल कैंसर होता क्या है, एक सेल है जिसमें म्यूटेशन हो गया, और नहीं हिंदी में समझिए, एक कोशिका है, कोशिका सेल समझ में आया, सेल समझ में आया। म्यूटेशन मतलब कोई डीएनए में किसी तरह का चेंज हो गया, और वो अगर जैसे आपके मोहल्ले में कोई एक आदमी रोग हो गया, मतलब बदमाश हो गया, तो ये कैंसर सेल भी बदमाश सेल्स होते हैं। उसको कोई इनिशिएट कर देगा बाहर से कि चलो अब तुम बदमाश हो जाओ, तो वो किसी की सोसाइटी के कंट्रोल में नहीं रहता। तो जैसे कैंसर सेल्स हमारे बॉडी के कंट्रोल में नहीं रहता, वो अपने मन का ही करता है। तो सेल तो ऊपर से लेके नीचे तक कहीं भी और कहीं भी हो सकते हैं। हमने बोन के कैंसर देखे हैं, हमने मसल्स के देखे हैं, है ना, लिवर का कैंसर देखा, पैनक्रियास का देखा। तो हर एक कैंसर जहाँ भी सेल्स है वहाँ कैंसर होने की संभावना है। जो दारू ज़्यादा पीते हैं, जो ड्रिंक ज़्यादा करते हैं, अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, उनका पहला सिम्टम्स क्या होगा? नहीं, जैसे अगर आप देखेंगे तो कैंसर के होने के कारण 2 भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं, मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल। मतलब एक चीज़ जो हमारे कंट्रोल में है और कुछ चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हमारे कंट्रोल में क्या नहीं है? एज का होना हमारे कंट्रोल में। कुछ कैंसर जैसे प्रोस्टेट वाले, वो एक पर्टिकुलर एज के बाद ही देखने को मिलता है, तो आप अपने एज को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। और कुछ कैंसर जैसे माइलोमा होगा, वो अगेन एक सर्टेन एज के बाद कॉमन हो जाता है। क्या होता है माइलोमा? माइलोमा बोन मैरो में जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं, जो व्हाइट सेल्स होते हैं, उसका डिसऑर्डर होता है। ओके। तो ये जो होता है वो भी एक पर्टिकुलर एज के बाद होता है। कुछ एक कैंसर जो कोलोन वाले भी है, वो भी एक कॉमन एज के बाद होते हैं। और क्या मॉडिफाई नहीं कर सकते? अगर आपके घर में किसी मतलब कोई म्यूटेशन हो गया, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है घर में, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। पर कंट्रोल क्या कर सकते हैं? अल्कोहल कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे कॉमन कारण हमें लगता है कि अल्कोहल होगा, सबसे कॉमन कारण अल्कोहल नहीं है। सबसे कॉमन कारण है वो है स्मोकिंग, टोबैको। अच्छा। द डायरेक्ट जिसका रिलेशन कैंसर के साथ है, या जो बोलेंगे भाई भाई है, वो टोबैको और स्मोकिंग। टोबैको किसी फॉर्म में, या तो स्मोकिंग कर लीजिए, या फिर आप गुटखा खा लीजिए, या फिर आप खैनी खा लीजिए, उस फॉर्म में, या तो ड्राई वेट टोबैको आप कैसे भी खाएं, उसमें वो नंबर 1 कारण है कैंसर होने का। अब बहुत लोगों को लगता है कि हम तो खैनी खा रहे हैं तो खाली मुंह का कैंसर हो, ऐसा नहीं। जब टोबैको अंदर लेते हैं तो यहाँ से लेके आपके यूरिनरी ब्लैडर तक जाता है। अच्छा। तो आप भले खैनी खा रहे हो तो मुंह का कैंसर नहीं होगा, ब्लैडर का तो हो ही सकता है। तो आप सबको रिस्क पे डालते हो उसमें। और दूसरा जो अपना है, जो दूसरा कॉमन क्या ये कारण है, जैसे आप अगर गैस करना चाहोगे तो वो होगा अल्कोहल। अच्छा, पहला टोबैको, दूसरा अल्कोहल नहीं है, अल्कोहल दूसरा नहीं है। बोला आपको गैस करने को बोला, तो अल्कोहल नहीं है दूसरा। अच्छा, जो दूसरा है वो ओबेसिटी है। अच्छा, ओबेसिटी है, मोटापा। तो आप देखेंगे जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा है। अच्छा। उसका एक कॉमन कारण है कि वहाँ पे ओबेसिटी ज़्यादा। आप अगर सर्च करेंगे तो देखेंगे इंडिया में भी मेट्रोज में ओबेसिटी बढ़ रहा है और उसमें ब्रेस्ट कैंसर का डायरेक्ट लिंक है। तो अगर आप बहुत बार आप देखेंगे, लास्ट ईयर WHO ने वर्ल्ड मिलेट्स ईयर सेलिब्रेट किया था। उसका एक कारण था कि 1950 में इंडिया की 80% जो आबादी थी वो मिलेट बेस्ड डाइट पे थी। अब इसको उल्टा कर दिया, अभी के टाइम पे 10% भी लोग मिलेट्स पे नहीं है। तो ये एक कारण है कि इंडिया जैसे जगह पे जहाँ पे बहुत सारे अगर किसी को रिस्क फैक्टर्स नहीं है, तो अचानक से इतना कैंसर बूम कैसे कर रहा है? तो लाइफस्टाइल में जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उसमें लाइफस्टाइल जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से आप देखेंगे कि फिर थर्ड में हमारा डेफिनेटली अल्कोहल आ जाता है। तो अल्कोहल की वजह से होगा। फिर जो फिजिकल इनएक्टिविटी है उसका एक डायरेक्ट लिंक है कैंसर के साथ, अगर आप खेलते वेलते नहीं है तो।
फिजिकल इनएक्टिविटी कैंसर का कॉज हो सकता है? हाँ, कौन सा होता? तो जो हमारी जो सोसाइटीज़ है वो ये करती है कि अराउंड 45 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज अगर आप डेली करें तो दैट कीप्स यू हेल्दी, दैट जो आपके सेल्स पुराने हो गए हैं, मर रहे हैं, देर गेट्स मतलब वो क्लियर हो जाता है आपके बॉडी से। तो एक फिजिकल इनएक्टिविटी जो आपका साइकिल, डायरेनल साइकिल जो हमारा है, रात को लेट सोने का, सवेरे लेट उठने का, अगेन वो भी एक रिस्क फैक्टर है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में जिनका नाइट शिफ्ट होता है तो उनको कंपनसेशन दिया जाता है कि नाइट शिफ्ट के लिए एक क्योंकि रिस्क जॉब है उसके लिए अलग से कंपनसेशन दिया जाता है। तो ये सब कारण हैं जिसके चलते कैंसर होता है, बढ़ रहे हैं। और मतलब जो हमारे जैसे ओबेसिटी बहुत लोगों को पता नहीं है, पर ओबेसिटी सेकंड नंबर पे। तो अच्छा एक बात बताइए, ओबेसिटी की वजह से कैंसर का पहला सिम्टम्स क्या होगा? नहीं, तो ओबेसिटी एक आपकी पूरे बॉडी में ओबेसिटी है तो वो क्या करेगा, एक अलग तरह का साइटोकाइन वगैरह रिलीज करता है और उसके चलते ओबेसिटी पर से डायरेक्ट कैंसर नहीं कराता, तो वो कोलोन की जगह कैंसर कराएगा, स्टमक की जगह। तो कोलोन कैंसर के फिर सिम्टम्स आएंगे, ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स आएंगे, स्टमक कैंसर के सिम्टम्स आएंगे, पैनक्रियाटिक कैंसर के सिम्टम्स आएंगे। ब्रेस्ट कैंसर और ये सब का एक एक वजह बताएंगे, एक एक प्राइमरी सिम्टम्स बताएंगे क्या है? तो ब्रेस्ट में अगर आपको लंप है जिसमें से अगर ब्लडी डिस्चार्ज हो रहा है, नहीं थोड़ा और डिटेल्स में बताइए। अगर आपका गठान है, गठान से आपको खून आ रहा है, या गठान है जो आपको स्किन मतलब चमड़ी को इन्वॉल्व किए हुए, तो वो एक ब्रेस्ट कैंसर का होगा। अगर आप कोलोन की बात करेंगे तो अगर आपको रीसेंट ऑनसेंट मतलब तुरंत कॉन्स्टिपेशन हो गया, मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन रहता नहीं था, स्टूल वगैरह ठीक करते थे और सडनली हो गया, तो फिर वो एक कोलोन का कैंसर हो। या लैट्रिन में खून आ जाना, वो एक आपको जांच कराने का विषय। सडनली हीमोग्लोबिन कम हो जाना तो कैंसर का कारण, कैंसर को जांच कराना चाहिए उसमें। और कुछ कारण हो सकता है इनिशियल लेवल पे सिम्टम्स? जैसे अगर ब्लड का देखेंगे तो ब्लड में हम जब जो जांच कराते हैं उसमें एक पेरिफेरल स्मीयर कराया तो उसमें पता लग जाता है। या फिर अगर आप स्मोकर हैं और आपका कफ बहुत दिन से ठीक नहीं हो रहा है, हम लोग ऐसे मिले जिनको 6 महीने से उन्होंने कफ हो रहा है, एक सीटी स्कैन नहीं कराया। तो सीटी स्कैन में क्या कॉस्ट आता है? 3 से 4 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये वो कर रहा है, उतने का तो लोग कफ सिरप पी जाते हैं। तो ये सब कारण है जिसके कारण मतलब हम लोग कोई नॉन अल्कोहलिक है, नॉन स्मोकिंग है, बट कफ है उसको पिछले 1 महीने से, 1.5 महीने से, 2-3 महीने से है, तो क्या वो सिम्टम्स है कैंसर? बिल्कुल कराना चाहिए। वो तो ऐसा कोई रेजिस्टेंस नहीं है कि भाई आप जो ये नॉर्मल AQI आप देख रहे हैं, अगर रांची का AQI कितना है? 60-70 होगा, अच्छा ज़्यादा है। लेकिन अगर आप धनबाद का देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है। तो जो कोल फील्ड के एरिया के लोग हैं उनको स्मोकिंग करने की जरूरत ही नहीं, हो तो प्राइवेट नहीं दे रहे उनको। जैसे दिल्ली फील्ड के जो लोग हैं, हाँ, वो AQI उनका बहुत खराब है। जैसे आप दिल्ली में आप हैं, आप स्मोकिंग नहीं करते हैं, तो उनका हवा ही इतना प्रदूषित है, एज गुड एज मतलब 6 सिगरेट पीने जितना है आपका तो AQI। तो हवा तो आपका प्रदूषित है ही, आप तो पिए ना पिए। हाँ, वैसे लोग जो पॉल्यूटेड सिटी में हैं, हाँ, लाइक दिल्ली, लाइक रामगढ़, लाइक धनबाद, डेफिनेटली वो तो रिस्क पे है, वो रिस्क जोन में है ही, बाय डिफॉल्ट रिस्क जोन में। दूसरा है कि पहले हमारा पर्यावरण ठीक था और हमारा जीन्स मान लीजिए खराब होता, लेकिन अभी अगर पर्यावरण खराब है तो उसके चलते भी मान लीजिए हम बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो अपना खुद का उन्होंने फार्म रखा है, वहाँ से उनको भी कैंसर होता है। तो जरूरी नहीं है। अब क्या है कि डिटेक्शन रेट्स भी ज़्यादा हो गया। पहले अगर आपसे 10 साल पहले बोलते उस टाइप का अवेयरनेस नहीं था, ना डॉक्टर्स के बीच में था, ना पेशेंट्स के बीच में था। अब अवेयरनेस हो गया है तो लोग उस नज़र से एक बार देख लेते हैं कि कहीं हम वो तो मिस नहीं कर रहे हैं। तो इसके कारण भी हमारे रेट्स बढ़ गए, मतलब डिटेक्शन रेट बढ़ गए हैं। जो पहले जो डेथ हो जाते थे, हम जैसे सुनते थे कि अरे उनको जॉन्डिस था और बहुत दिन से इलाज चल रहा था, महीना 2 महीना सर फिर एक्सपायर हो गया। तो अब हम जब CT स्कैन करते तो हमें पता लगता है ये कारण कैंसर के कारण। करेक्ट। जॉन्डिस भी बाद में जाके कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, बहुत बार जॉन्डिस का कारण ही कैंसर होता है। जैसे गॉल ब्लैडर हुआ, तो गॉल ब्लैडर अगर आपको जॉन्डिस है तो आपको पता होना चाहिए जॉन्डिस किस वजह से। अच्छा, हाँ, अगर जॉन्डिस है तो या तो हेपेटाइटिस की वजह से होगा, या गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम, पैनक्रियास में कोई प्रॉब्लम। कितने दिन तक अगर जॉन्डिस है तो मैं समझ लूं कि मुझे अब रेड फ्लैग है, मुझे चेकअप और करवाने की? लेकिन मैं बोल रहा हूँ कोई सा सिम्टम्स रेड फ्लैग ही है आपके लिए। अगर बुखार है तो हमको कारण पता होना चाहिए, अगर मैं जॉन्डिस है तो कारण पता होना चाहिए। कारण पता हो जाए तो फिर आप शांत बैठ सकते हैं। अगर कोई मेरा टेस्ट कराया बोले कि हेपेटाइटिस इसमें A पॉजिटिव, इसके चलते आपको जॉन्डिस है, ठीक है। Okay. लेकिन अगर नहीं है तो या तो एक अल्ट्रासाउंड
या एक सीटी स्कैन कराने से बहुत चीज़ क्लियर हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अक्सर मैं सुनता हूँ कि वो कैंसर 4 स्टेज में पहुंच गया, ऐसा क्यों? तो ये वही मैं बोला, अवेयरनेस की कमी। अगर आपको सिम्टम्स 6 महीने से थे और आप 7वें महीने अपने डॉक्टर के पास आएंगे और सीटी स्कैन करेंगे तो कैंसर आपके जाने का इंतजार नहीं करेगा कि आप डॉक्टर के पास, उनको जहाँ जाना है वो कैंसर सेल्स तो वहाँ जाएंगे ही, और वो तो स्टेज 4 करेंगे। तो आपको अवेयरनेस बहुत बार अब हमने देखा है कि कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे रामगढ़ है, वहाँ अवेयरनेस अच्छा है, और तो वहाँ पे हमने देखा कि बहुत अर्ली स्टेज में लोग आते हैं। ओके, अच्छा, क्या 4th स्टेज से भी पेशेंट का रिकवर होना पॉसिबल है? हाँ, अभी पहले नहीं ऐसा पॉसिबल था कि 4th स्टेज से लोग रिकवर होते थे, पर अभी जो नया ट्रीटमेंट्स है जैसे कीमोथेरेपी के अलावा जो हम एक टेस्ट करते हैं वो बोलते हैं NGS टेस्ट करते हैं। जैसे अगर हमने ट्यूमर को बायोप्सी के लिए लिया, फिर उसको हम टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। टेस्टिंग के लिए भेजते हैं कि किस म्यूटेशन के कारण इसको कैंसर हुआ इस पेशेंट को। जैसे लंग में बहुत देखने को मिला है, तो लंग का हम लोग बायोप्सी करके उसको NGS के लिए भेजते हैं। उसमें किसी तरह का अगर मान लो म्यूटेशन आता है तो उसके अगेंस्ट अब टैबलेट फॉर्म में हम लोग उसको टारगेट कर सकते हैं। तो उसको टारगेट थेरेपी से देखा गया कि स्टेज 4 में भी 5 to 7 ईयर सर्वाइवल हो रहा है अभी। क्या देर से जांच करवाना ज़्यादा खतरनाक है या असली खतरा होता है? देर से आप जांच करवाइएगा तो देर से आपको पता लगेगा, तो खतरनाक है, ज़्यादा ही खतरनाक है। कितने % केसेस है अगर इनिशियल स्टेज पे डिटेक्ट हो जाए तो ठीक हो सकता है? तो इनिशियल स्टेज को हम डिफाइन करते हैं स्टेज 1 और स्टेज 2। जैसे कैंसर के 4 स्टेज होते हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4। तो 1 और 2 को हम लोग इनिशियल मानते हैं, 3, 4 को हम लोग एडवांस मानते हैं। तो 1 और 2 में अगर डायग्नोस हो जाता है तो 10 में से 7 से 8 कैंसर मरीज को ठीक किया जा सकता है। यही आप उल्टा कर दीजिए 3 और 4, तो 10 में से हम सिर्फ 2 या 3 को ठीक कर सकते हैं, 7 से 8 ठीक नहीं हो सकते। भारत में लोग कैंसर जैसी बीमारी को छुपाते क्यों हैं? मैं 3 ऑप्शन दे रहा हूँ। सामाजिक शर्म, सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है, शादी ब्याह का डर कि शादी ब्याह कौन करेगा नहीं करेगा, एक्सेप्टेंस क्या है, और नौकरी में एक्सेप्टेबल नहीं, मतलब वर्क प्लेस पे भी एक्सेप्टेंस नहीं, या जॉब फेयर। तो अगर आप मुझे ऑप्शन देंगे तो ऑल ऑफ द अबव है। 3 सब कुछ में। हमने बहुत बार ऐसे पेशेंट्स को देखा है कि वो आते हैं और बोलते हैं कि हमारे घर में शादी है, तो कीमोस के बाद चालू की क्योंकि शादी टूट जाएगी उनकी, बट लड़के की या लड़की की किसी की शादी टूट जाएगी। वो फियर है कि हर एक कैंसर में तो घर में ही चलता है ना, तो एक डर होता है। सच्चाई भी बताएंगे, सच्चाई इसकी रियलिटी क्या है? रियलिटी ऐसा नहीं होता है, रियलिटी ऐसा नहीं होता कि ऐसा नहीं होता, सिर्फ 10% ही जेनेटिक होता है, वो भी ब्रेस्ट कैंसर। आप कैमरा पे देख के बताइए। सिर्फ 10% ही जेनेटिक होता है, और आप जब देखेंगे तो 10% जेनेटिक होता है ब्रेस्ट कैंसर में, सिर्फ 10%, सिर्फ वो भी उसमें आपका ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर होना चाहिए। ओके, तो वो भी एक सब टाइप में कॉमन होता है। और आप देखेंगे जैसे लंग कैंसर में जेनेटिक का होने का कोई कारण नहीं है, लिवर में कोई जेनेटिक नहीं था, स्टमक में नहीं जेनेटिक होता है, आप कोलोन में जेनेटिक बहुत कम होता है, तो जेनेटिक बहुत ही कम होता है। सामाजिक शर्म या सामाजिक लोग, अगर आप एक अच्छे पोजीशन पे हैं और आप वो कैंसर अपने आप को बता देते हैं तो लोग समझते हैं कि वी कैन, मतलब हम इनको दबा सकते हैं, या फिर अपनी पोजीशन को वीक नहीं दिखाने के लिए बहुत लोग नहीं बताते हैं जो अच्छे पोजीशन पे हैं। और जॉब्स में भी ऐसा खतरा रहता है कि जब पता लग जाता है कि कैंसर है तो बहुत हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं करते हैं, बहुत जो ओनर है वो रखना नहीं चाहते अगर ट्रीटमेंट हो जाए तो। एक और चीज़ है, क्या माइक्रोवेव से भी कैंसर फैलता है? नहीं, कोई भी ऐसे प्रोसेस फूड्स आपको देखेंगे तो वो जैसे जंक फूड है या फिर प्रोसेस फूड्स है तो उससे होने का रिस्क होता है। अच्छा, उससे रिस्क होता है? हाँ, पर जो अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोग मेजर प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, तो माइक्रोवेव कितने लोग यूज करते हैं? बहुत कम लोग यूज करते हैं, लेकिन खतरा रहता है। ओके। मोबाइल रेडिएशन से? बहुत कम, बहुत ही ऐसा आप डायरेक्ट ऐसा आपको कॉजेशन नहीं मिलेगा कि मोबाइल इससे रहेगा, पर आफ्टर ऑल रेडिएशन और म्यूटेशन तो कुछ भी हो सकता है। आजकल व्हाइट शुगर पे बहुत चर्चा है, क्या चीनी खाने से भी कैंसर फीड होता है? नहीं, मतलब ये एक मिसकंसेप्शन है जो मैं क्लियर करना चाहूँगा कि अगर कैंसर का सेल, जैसे आपके गली में कोई बदमाश आदमी है तो अगर गली में कोई रिसोर्सेस आए तो वो पहले ले लेगा, है ना, ले लेगा। अगर पानी यार आपके मोहल्ले में पानी नहीं है और पानी आएगा तो सबसे पहले वही आदमी लेगा क्योंकि उसके पास पावर है। तो यहाँ कैंसर सेल जो आपके बॉडी में होता है सबसे पावरफुल होता है। तो आप
शुगर खाइए मत खाइए, अगर बॉडी में शुगर नहीं भी जा रहा है तो वो दूसरे सेल से, दूसरे के घर से लेके खा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि शुगर आप खाइएगा तो कैंसर सेल को डायरेक्टली फीड होगा, आप नहीं भी खाओगे तब भी फीड होगा उसको। पर हाँ, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए हम लोग बोलते हैं कि वेट कम करें, जंक कम खाएं। अगर आपको हो गया तब भी कि शुगर वगैरह रिस्ट्रिक्ट करने से क्या होता है कि ओबेसिटी वगैरह कम होती है, और ओबेसिटी का डायरेक्टली रिलेशन है कैंसर से, कैंसर ट्रीटमेंट से और कैंसर सर्वाइवल से। क्या बायोप्सी कराने से कैंसर फैलता है? नहीं। अब होता क्या है कि बहुत लोग बायोप्सी कराते हैं, बायोप्सी कराने के बाद वो घर में बैठ जाते हैं और महीना 2 महीना वो आएंगे नहीं ट्रीटमेंट के लिए, और जब फैलेगा तो बोलेगा बायोप्सी करा लिए, फैल गया। तो अपना कमी कोई नहीं बताता। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं मतलब बहुत स्पष्ट शब्दों में बोलता हूँ कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं वो खुद भी अपनी गलती नहीं बताएंगे। बहुत सारे हमारे पेशेंट्स हैं, अगर 10 पेशेंट देख रहा हूँ तो उसमें 1 से 2 पेशेंट ऐसे रहेंगे जो रेगुलर ट्रीटमेंट लेते ही नहीं हैं। तो लेकिन जब उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो कैंसर को जिम्मेदार मानते हैं, वो हॉस्पिटल को जिम्मेदार मानेंगे, लेकिन वो कभी नहीं बताएंगे वो रेगुलर ट्रीटमेंट पे नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताएंगे कि कैंसर अचानक से होता है या सालों तक चुपचाप बढ़ता रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि कैंसर अचानक से होता है, सालों तक तो नहीं चलता बिल्कुल भी। ये आपको टाइम देगा। बहुत केसेस में, अराउंड 10% केसेस में वो मतलब हम लोग डिनोवो बोलते हैं, पहले टाइम से ही वो स्टेज 4 में चला जाता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इवन डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ भी कुछ नहीं हो सकता इसका। मतलब हर एक स्क्रीनिंग आप करा लीजिएगा, लेकिन अगर स्टेज 4 में डायग्नोस होना तो 10% तो ऐसे भी स्टेज 4 में डायग्नोस हो सकते हैं। लेकिन जो 90% केसेस हैं वो अर्ली स्टेज में होते हैं, वो एक आपको सिग्नल देते हैं, वो सिग्नल पकड़ने की जरूरत है। हमारे शरीर के कौन से संकेत हैं जो हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, नहीं करना चाहिए? जैसे आपको मैंने मुंह और किसके बताए हैं, मान लो आपको सडन वेट लॉस हो रहा है, फीवर है जो जा नहीं रहा महीने भर से, अगर आपका ब्लड कम हो रहा है, आप ब्लड चढ़ा चढ़ा के कंपनसेट कर रहे हो, अगर आपको पेट में, अगर आपको किसी तरह गठान समझ में आ रहा है या फिर रिसेंट कुछ कॉन्स्टिपेशन समझ में आ रहा है, ब्लड ये स्टूल में खून जा रहा है, यूरिन में खून जा रहा है, लोग मैंने देखा है कि महीना 2 महीना इग्नोर करते रहते हैं। किसी डॉक्टर से पूछ लिया, किसी से कोई जानकार से पूछ लिया, उससे पूछ के दवाई खा रहे हैं। तो जांच नहीं कराना, हो सकता है कि 100 में से 90 बार कुछ ना निकले, पर 10% केसेस में आपकी जान बचा सकता है। अच्छा, क्या कैंसर अब लाइफस्टाइल डिजीज बन चुका है? बिल्कुल। अगर आप देखेंगे कि जो सेकंड मोस्ट कॉमन कारण हमने बोला है वो ओबेसिटी है, तो ओबेसिटी तो लाइफस्टाइल ही है। जो चौथा कारण वो बोला कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, तो ये तो लाइफस्टाइल का पार्ट हो गया हमारा। जंक फूड खाना लाइफस्टाइल का पार्ट हो गया हमारा, है ना। अल्कोहल लेना लाइफस्टाइल का, तो ये लाइफस्टाइल का पार्ट हो गया। मैं रांची में था तो 2006 या 7 में मुझे नहीं लगता इतना कॉमन था और रेस्टोरेंट्स में अल्कोहल पीना, पर अब तो हर एक जगह ही इट्स वेरी कॉमन। मतलब आप रेस्टोरेंट खोलेंगे और अल्कोहल नहीं तो शायद चलेगा ही नहीं आपका। रूरल इंडिया के बारे में, जो ग्रामीण भारत है, वहाँ सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? वहाँ सबसे बड़ा चैलेंज है, जैसे अगर आप देखेंगे रूरल इंडिया में सबसे कॉमन कैंसर जो है सर्वाइकल कैंसर है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम है हाइजीन का। अच्छा। जो फीमेल हाइजीन है वहाँ पुअर है, उसके चलते आप देखेंगे सर्वाइकल कैंसर वहाँ पे बहुत कॉमन है। दूसरा है कि कुछ जो बैड हैबिट्स है वो क्या है, सोसाइटी का नॉर्म बन गई है। जैसे आप बहुत सारे सोसाइटीज़ में देखेंगे कि खैनी खाना इज़ अ नॉर्म, कोई बड़ी बात नहीं है, खैनी है दबा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब खैनी के कारण पहले कैंसर नहीं होते हो, क्योंकि पहले बाकी रिस्क फैक्टर नहीं थे, पर अब तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स, तो उसमें आप खैनी खाएंगे तो होगा। जैसे संथाल में आप देखिएगा कि हड़िया पीना को कोई बड़ा ये नहीं माना जाता। तो लेकिन अब तो क्या है कि वो हड़िया भी पीता है, सिगरेट भी खाता है, तंबाकू भी खाता है, तो उसके साथ तो वो रिस्क फैक्टर हो गया, है ना। और हमारा जो खान पान चेंज हो गया उसकी वजह से। और महिलाओं के लिए आपने कहा, उसका थोड़ा डिटेल्स में बताएंगे, जो ग्रामीण महिलाएं हैं। तो महिलाओं के लिए जैसे कि अगर हाइजीन एक बड़ा प्रॉब्लम है कि जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे या जो मासिक के टाइम पे हाइजीन मेंटेन नहीं करना, उससे वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से इन्फेक्शन होता है, और उसके कारण वो फिर सर्वाइकल कैंसर का रूप लेता है। दूसरा है कि एक जो शर्म है, अगर मान लीजिए यंग पेशेंट को हो गया तो उसको ऐसा लगता है कि वो कैसे बताए किसी को,
हस्बैंड बहुत बार काम वहाँ करता नहीं है, तो बताना, कम्युनिकेशन अगेन प्रॉब्लम नहीं है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है। हस्बैंड को फ़ोन करके बता नहीं सकती कि हस्बैंड कहीं और काम कर रहा है, उसको टेंशन नहीं देना चाहती। और अगर आप बूढ़ी महिलाओं का बात करेंगे तो जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होता है वो मासिक बंद होने के बाद चालू हो जाना, जैसे पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हम लोग बोलते हैं, मेंसेस का बंद होकर चालू हो जाना। तो उसमें अगेन वो 60 प्लस होती तो बताने में उनको शर्म आता है कि हम कैसे अपने बच्चे को या बहू को बताएं। और ओवरऑल महिलाओं में क्या होता है कि वो समझती है कि वो घर की पिलर है, मतलब वो है ना मेन आदमी है, मतलब मेन आदमी अगर वही अपना प्रॉब्लम रोएगी तो बाकी लोग क्या करेंगे। पर हम लोग अपने पेशेंट को काउंसिल करते हैं कि अगर आप पिलर है तो पिलर को सबसे स्ट्रांग रहना है ना। तो बहुत लोग ये लगता है कि अगर हम अपनी बीमारी बताएंगे, जैसे हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं, वो बोलते हैं कि बच्चे के कमाने की उम्र में वो हमारा इलाज करा रहे हैं। तो गिल्ट हमेशा रहता है महिलाओं में कि शायद अगर मुझे ये बीमारी नहीं होती तो ये हमारे लड़के और आगे चल जाते हैं, उनका खर्च नहीं होता। हम महिलाओं से अपील करना चाहेंगे, खास करके ग्रामीण भारत के परिवेश में जो महिलाएं हैं उनको आप परिवार की धुरी हैं, आप समाज की धुरी हैं, आपको ये बिल्कुल सोचने समझने का ज़रूरत नहीं है। आपको पूरा अधिकार है, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनिए। और जागरूकता ही एकमात्र उपाय है, मुझे लगता है फर्स्ट स्टेज में, कि आप अपने किसी भी बीमारी को डिटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अभी तक का सबसे टिपिकल केस आपके पास क्या आया है? सबसे टिपिकल केस हमारे पास, नहीं टिपिकल केस तो बहुत आते हैं। जैसे हमारे पास बीच में अभी 2 दिन पहले ही हमारे पास एक पेशेंट 8 महीना पहले आए थे। तो मुस्लिम कम्युनिटी से थे और उनको ब्लैडर का कैंसर था, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर था। और उनको हमारे पास ऐसा भेजा गया था कि ये पेशेंट अभी ठीक नहीं हो सकता, तो घर पे मरे से अच्छा हॉस्पिटल में एक्सपायर हो जाए। उनका कोई कॉर्पोरेट, पहले वो किसी कोल फील्ड्स में काम करते थे, तो उनका क्या हुआ कि जो भी रिचुअल्स होते हैं उन्होंने कर दिया था ऑलरेडी, कि मरने वाला रिचुअल्स ऑलरेडी कर दिया था घर में। तो बहुत बार हमारे पास ऐसे हिंदू पेशेंट भी आते हैं जिनको वो गाय का बच्चा जो टच कराना होता है ना मरने के पहले, वो सब करवा देते हैं, फिर पेशेंट उसके बाद ठीक हो जाता है। तो माय गॉड। हाँ, तो ये पेशेंट आए हमारे पास और हमने बोला कि ठीक है, हम लोग ट्राई करते हैं। और हमने फिर उनको दवाई चालू की, जो टारगेट प्लस इम्यूनोथेरेपी हमने चालू किया उनके इसके हिसाब से। और पेशेंट अभी वापस अपना हज अकेले जाके आ गए। वो मुस्लिम पेशेंट जिसके बारे में बात कर रहे थे, क्या बात है। अच्छा, कैंसर का इलाज महंगा है या देर से इलाज करवाना महंगा हो जाता है? देर से इलाज करवाना महंगा है। स्टेज 1 स्टेज 2 में आप इलाज कराएंगे तो आपको आयुष्मान में भी सरकार का भी कम पैसा लगेगा, आपका भी कम पैसा लगेगा। ये जो जितने भी एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं ये उनके लिए है जो स्टेज 4 चले जाते हैं। जागरूकता ही उपाय है, फिर से कहेंगे हम। आपका जागरूकता से आपका पैसा बचना है, आपका बाकी समय बचना है, और ट्रीटमेंट जो पीरियड होता है वो भी शॉर्ट होता है। जब आप किसी मरीज को पहली बार बताते हैं कि माफ़ कीजिएगा आपको कैंसर है, तो रूम का माहौल क्या रहता है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ कि माफ़ कीजिए आपको कैंसर है। मैं बिल्कुल इस बात में ये रहता हूँ कि ऐसी बीमारी है और बीमारी किसी को भी हो सकती है। आप अमीर है, गरीब है, आप सफल है, आप असफल है, उससे उसको कुछ नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल प्रोसेस है। इसमें सॉरी बोलने जैसा कुछ नहीं है। और बहुत लोग ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया होगा, तो फिर मैं उनको बोलता हूँ कि परमहंस जी को भी कैंसर था और उनसे पवित्र सोल तो कोई नहीं हो सकता उनसे, है ना। तो इसमें सॉरी लगने का कुछ है ही नहीं। मतलब ये एक बीमारी है, जो बीमारी, हर एक बीमारी का अपना एक टाइम होता है। डायबिटीज़ का एक टाइम था, टीबी का एक टाइम था, कैंसर का एक टाइम है। ओवर अ टाइम ये भी, इस पर भी जो नई ट्रीटमेंट्स है उससे हम वी विल विन ओवर, है ना। तो इसमें सॉरी लगने जैसा कुछ होता ही नहीं है। हम बोलते कि भाई ट्रीटमेंट है, कराइए और वापस जाके काम कीजिए। लेकिन पहला रिएक्शन पेशेंट का क्या होता है जो जानता है? भी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एकदम से नहीं बोलते हैं। जैसे हमें पता लग जाता है कि कैंसर तो है ही इनको, लेकिन फिर हम उनको स्लोली उसको करते हैं कि ठीक है, ऐसा आप बीमारी लग रहा है लेकिन कंफर्म नहीं है, हम लोग सीटी स्कैन करा लेते हैं या पेट स्कैन करा लेते हैं। वो सीटी स्कैन पेट स्कैन करा के आते हैं,
बोलते हैं हाँ ये ठीक है, लेकिन अभी हम लोग इसके आगे भी हम लोग बायोप्सी करा के देखते हैं कि कुछ और बीमारी तो नहीं है। तो उसको एक जो बैड न्यूज़ है वो फेज वाइज में हम लोग उसको ब्रेक करते हैं। क्यों ऐसा आपको करना पड़ता है? ताकि अगर आप किसी को भी सडनली कोई ऐसा शॉकिंग न्यूज़ दे देंगे, क्योंकि जो कैंसर है वो लाइफ चेंजिंग बीमारी है, ज़िंदगी को चेंज कर देती है। ये निमोनिया नहीं है कि हम 7 दिन दवाई देंगे और पेशेंट ठीक हो जाएगा, या फिर घर पे दवाई खा ली या 2 दिन एडमिशन होगा। जो कैंसर, और अगर एक अर्ली स्टेज में भी हम डायग्नोस कर लेते हैं किसी को और सफल ट्रीट कर लेते हैं, तो कैंसर और डॉक्टर का रिश्ता फिर 5 साल के लिए हो जाता है, अगर सब कुछ सफल होने के बाद भी। तो एक लंबा बीमारी है, और हम तो ऐसे मेडिकल फील्ड में ये देखते हैं कि हम सिर्फ इसका दवाई का इलाज कर रहे हैं, पर जो उसके ऊपर मानसिक दबाव है, जो उसके ऊपर पारिवारिक है कमिटमेंट्स हैं, जो समाज का वो होता है, तो उसके लिए भी उसको धीरे धीरे ब्रेक करना होता है। क्या आपको लगता है कि मरीज से ज़्यादा परिवार टूट जाता है ये सब सुन के? नहीं, डिपेंड करता है, सबके अपने अपने वो रहते हैं। एवरेज क्या होता है? मुझे लगता है कि परिवार जल्दी टूटता है, मरीज तो फिर भी उसको समझ में आता है कि मरीज हिम्मत ज़्यादा दिखा पाता है क्योंकि उसको पता है कि उसको बीमारी है और उसको किसी तरह टैकल करना है। पर इस टाइम पे ऐसे लोग का, अगर आपकी सोसाइटी स्ट्रांग है, आपके आसपास के फैमिली मेम्बर्स स्ट्रांग हैं और दे हैव ए मतलब उनका रीजनेबल थिंकिंग है, तो मुझे लगता है कि वो पेशेंट को बहुत हेल्प करता है। बहुत बार हम ऐसे देखते हैं कि पेशेंट को हमने बता दिया, फिर वो यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है। मतलब हमने एक बार ऐसे पेशेंट देखे हैं कि साल भर वो उन्होंने घूम के ओपिनियन लिया और फाइनली ऑपरेशन ही नहीं करा है। ये सेंटर में चलते, वो सेंटर में चलते, तो किसी एक सेंटर पर ट्रस्ट करके जो जिसका नाम है वहाँ पे करा लेना चाहिए। अच्छा, एक केस भी मैं अब यहाँ पे लूँगा। आपको याद होगा, नेपाल की एक लड़की एक लड़का यूएस में था और लड़का को कैंसर डिटेक्ट होता है, वो भी 4th स्टेज में, और वीडियो और उस दोनों लड़का लड़की का प्रेम बहुत वायरल होता है। ठीक है, वो लड़का जो इतना स्मार्ट सा था, अचानक से उसका शरीर जो है सो बहुत बल्कि हो गया, माथे पर का पूरा बाल हट गया। क्यों? तो जो कैंसर होता है उसमें जब आप कीमोथेरेपी देते हैं, तो कीमोथेरेपी जैसे किसी भी फास्ट ग्रोइंग सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। फास्ट ग्रोइंग जितने भी सेल्स होंगे, जैसे कि ट्यूमर के जो सेल्स होते हैं बहुत ही तेजी से बढ़ते हैं। आप बाल भी आप कितने दिन में कटाते हैं? 15 महीने दिन में। तो भी तो जल्दी बढ़ने वाला है ना, तो जितने भी जल्दी बढ़ने वाले सेल्स उसको कीमोथेरेपी मारता है। अच्छा। तो इसलिए कैंसर में बाल चले जाते हैं, जितने भी फास्ट ग्रोइंग, आपके नेल्स काले पड़ जाएंगे, बाल चला जाएगा। तो पर वो एक साइड इफेक्ट है कि कैंसर के सेल्स को भी वो डिस्ट्रॉय करता है। तो जितने भी बॉडी में जल्दी बढ़ने वाले सेल्स है, नाखून का जो आपका ग्रोथ है वो कम हो जाएगा, इतना जल्दी नाखून काटना नहीं पड़ेगा, बाल आपको कटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब वो सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, पर वो वापस आ जाते हैं फिर ट्रीटमेंट के बाद। हाँ, ट्रीटमेंट के बाद वो सारे वापस आ जाते हैं। अभी बहुत सारी ऐसी तकनीक आ गई जिससे हेयर लॉस को थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं। किस उम्र में कौन सी जांच आप सजेस्ट करेंगे कि करवा लेना चाहिए एक व्यक्ति को? अगर आप स्मोकर हैं और 40 साल के ऊपर मेल है, तो आपको CBC, RFT, LFT, LDH, CA99, CEA, CA125 करा लेना चाहिए। CBC विद पेरिफेरल स्मीयर कराना चाहिए, और एक लोडो सिटी स्कैन कराना चाहिए, जिससे आपका क्या होगा कि आप लंग कैंसर को स्क्रीन कर लेते हैं, गॉल ब्लैडर, कोलोन और पैनक्रियास वाले को उसको स्क्रीन कर लेते हैं, है ना। तो ये सब कर सकते हैं। अगर फीमेल्स है तो उनको एक मैमोग्राम कराना चाहिए, प्लस ये सब ब्लड टेस्ट। बट ट्यूमर मार्कर्स में उनको CA99, CEA और CA125 उनको कराना चाहिए। तो CA125 से ओवेरियन कैंसर को स्क्रीन कर सकते हैं। 40+ है तो? हाँ, 40+ है तो एक बार करा लेना चाहिए। और जो अल्कोहलिक है, वो अल्कोहलिक है, उनको एक और ट्यूमर मार्कर कराना चाहिए, अल्फा फ्यूटोप्रोटीन, और लोडो सिटी स्कैन के साथ एक अल्ट्रासाउंड लिवर अल्ट्रासाउंड पेट का करा लेना चाहिए। 40+ के हैं? 40+ के। और जो 40 से कम के हैं वो? उनको स्क्रीनिंग की जनरली जरूरत नहीं है, जब तक कि कोई सिम्टम्स नहीं है। अगर आप अगेन 60+ है, 65+ है, तो प्रोस्टेट की स्क्रीनिंग आपके उसमें होनी चाहिए। तो PSA करके एक ब्लड टेस्ट होता है, वो करा लेना चाहिए। महिलाओं के लिए जो 40+ है उसके लिए एक नेसेसरी टेस्ट, या 50+ जो महिलाएं उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैमोग्राम और पैप स्मीयर। ओके। कौन से लक्षण 15 दिन से ज़्यादा हो रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अगर आपके मुंह के छाले 15 दिन से नहीं ठीक हो रहे तो आपको तुरंत कैंसर डॉक्टर जाना चाहिए।
क्या सरकारी योजना में इस इलाज संभव है? हाँ बिल्कुल, अगर जैसे आयुष्मान है, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना है, इसमें बिल्कुल इलाज फर्स्ट सेकेंड स्टेज में, थर्ड फोर्थ में भी स्टेज है, पर अगर आप जैसे ही स्टेज बढ़ाते जाओगे तब जो दवाई है वो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, साइड इफेक्ट्स ज़्यादा रहेंगे। खान पान जो हम कर रहे हैं और जो खान पान में मिलावट है या मिलावट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है एक ज़्यादा है, क्या ये कैंसर को बढ़ावा दे रहा है? बिल्कुल, अगर फर्टिलाइजर्स है और वो सब के कारण भी कैंसर तो बढ़ ही रहा है, क्योंकि अगर आप कुछ भी अडल्ट्रेटेड खाओगे और उसका हमें रिस्क नहीं पता। बीच में आपको पता होगा कि सिंगापुर ने बैन कर दिया था बहुत सारे इंडियन प्रोडक्ट्स को, तो अडल्ट्रेटेड फूड में तो डेफिनेटली देयर इज अ रिस्क। एक आदत जो आज से आप यूथ को अपील करेंगे या एडल्ट को अपील करेंगे कि भाई आपको ये आदत छोड़ देनी चाहिए? टोबैको का अगर सेवन किसी प्रकार से कर रहे हैं तो उसको छोड़ देना चाहिए और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाना चाहिए, 40 मिनट के लिए सही पर सही। जो 50 प्लस के व्यक्ति हैं उसको एक सलाह क्या देंगे? रेगुलर ईयरली हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। एक टेस्ट जो हर व्यक्ति जो 35 प्लस है उसको करवाना चाहिए, हर व्यक्ति को। तो एक रूटीन ब्लड टेस्ट करा सकते हैं जिससे आपको पता लगेगा कि आपके सारे ऑर्गन ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं। कैंसर से जुड़ा सबसे बड़ा झूठ क्या है? छूने से फैलता है। अच्छा। एक उम्मीद भरा संदेश जो अभी भी कैंसर से लोग लड़ रहे हैं उनको आप क्या देंगे? तो हमें कैंसर से डरना नहीं है, हमें आपको, पेशेंट्स को, सोसाइटी को, फैमिली को मिलके कैंसर को हराना है। एक कोई केस स्टडी जो आप चाहेंगे कि ऑडियंस से शेयर करें जिससे ऑडियंस को कुछ सीखने को मिल सकता है? हाँ, तो हमारे पास एक जब मैं इनिशियली यहाँ आया था तो हमारे पास एक लड़का आया और वो स्ट्रेचर पे था और उसको वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स जो इंडिया में है वहाँ से उनको जवाब दे दिया गया था। तो हमने उन्होंने बोला कि सर देखिए हमारे पास पैसा नहीं है और मिला जुला के हम लोग आयुष्मान से इलाज कर सकते हैं। और हमने बोला ठीक है, एक बार हम लोग ट्राई करते हैं, इसको लेते हैं। और उसकी एक मदर थी और उसकी एक रिलेटिव से दो तीन रिलेटिव से, बट इमीडिएट को क्लोज कोई नहीं था, 1 या 2 लोग थे। और हमने ट्रीटमेंट चालू किया। इनिशियली फैमिली बहुत सपोर्टिव थी और इनिशियली ट्रीटमेंट चालू किया तो हमें पास 2 महीना तो स्ट्रेचर पे ही आया, पर अभी उसको ट्रीटमेंट ख़त्म करके 2 साल हो गया और अभी वो झारखंड को बास्केटबॉल में रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या बात है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वापस से स्ट्रीम पे गए। जैसे हमारी एक पेशेंट है, उन्होंने IM क्लियर किया, तो BBA में थे उस समय उनको कैंसर हुआ और हमने फिर सपोर्ट किया और फिर IM MBA कर रहे हो। और वो किस स्टेज पे डिटेक्ट हुआ था? वो स्टेज 3 पे थे। स्टेज 3 के भी पेशेंट रिकवर किए और क्वालिफाइड किए IM के लिए, कैट क्वालिफाइड। माइंड ब्लोइंग। दोस्तों, कैंसर से डरिए मत, डर से लड़िए। हम जो आज बातचीत किए कैंसर के डॉक्टर सतीश शर्मा जी से, इनसे जो मैं सीखा हूँ ये यही है कि कैंसर से लड़िए, कैंसर से डरिए नहीं और डर से भी लड़िए। बिल्कुल। और पॉल्यूशन भी एक बड़ा कारण हो सकता है, टोबैको कारण है, अल्कोहल कारण है। इन सब चीज़ों से अपने को बचाइए। ये जीवन आपका है, आपके लिए जीवन बहुमूल्य है और हम आपके सुखद जीवन की कामना करते हुए आज के पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं। डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग अच्छे से होंगे। आपके जहन में अगर आपके अड़ोस पड़ोस में इससे रिलेटेड कोई सवाल होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब से दोबारा कनेक्ट करके आपके सवाल का जवाब लाएं। इतना वक्त देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए आप सारे दर्शकों का ढेर सारा शुक्रिया और प्यार। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू।